स्टार्ट करने वाले हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक है, जो कि फार्माकोलॉजी का ये टॉपिक है। डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक है, डिस्ट्रीब्यूशन में ही आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो ये फार्मोकाइनेटिक्स है, फार्मोकाइनेटिक्स पढ़ रहे थे, उसी में हम लोग देख रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें एक ड्रग्स देखेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन में। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देख रहे हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन उसको बोलते हैं, अगर कोई ड्रग्स है, कोई मेडिसिन हम लोग ले रहे हैं, अगर वो बॉडी में कहीं गया, कहीं इफेक्ट दिया, उसके बाद वो इफेक्ट देने के बाद वो फिर कहीं बॉडी में, पूरे बॉडी में फैल गया, तो वो बॉडी में जब तक रहा, जैसे जहाँ पे इफेक्ट दिया उसके बाद वो बॉडी में कहीं पे रहा, तो उसी को अगर दूसरे जगह पे वो जाके अगर वो ड्रग्स रह रहा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें हम लोग एक ड्रग्स देखेंगे, एक मेडिसिन देखेंगे जिसका नाम है थायोप्टीन। ये थायोप्टीन जो ड्रग्स है, इसका काम क्या रहता है कि अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारब्यूरेट है। इसका मतलब होता है क्या कि अगर कोई भी ड्रग्स है, ये ड्रग्स दिया जाता है जनरली एनेस्थेसिया के लिए। एनेस्थेसिया का काम क्या रहता है कि उस चीजों को वहां से एंटी डिप्रेसेंट का काम करता है। एनेस्थेसिया एंटी डिप्रेसेंट की तरह ये मेडिसिन काम करता है। तो ये मेडिसिन काम क्या करता है कि अगर कोई किसी को पेशेंट को मिर्गी का जैसे है, तो मिर्गी को हम लोग बोलते हैं इपिलेप्सी, तो इपिलेप्सी है किसी को, तो इपिलेप्सी में ये काम करता है। इपिलेप्सी में इसके साथ कोई दूसरा और ड्रग्स देते हैं तो वो काम करता है। उसके साथ साथ ये एंटी डिप्रेसेंट का काम करता है। डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट के काम करने के बाद जो पेशेंट में अगर किसी को नींद नहीं आ रहा है, तो उस पेशेंट को इसके साथ ये ड्रग्स देते हैं हम लोग। तो इसका काम क्या है, ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। थायोप्टीन हम लोग इंट्रावेनसली देते हैं। थायोप्टीन हम लोग वेन में देते हैं पहले, इनटू हैंड्स। तो हैंड्स में कैसे देते हैं, इंट्रावेनसली, आईवी, वेन में देते हैं। तो ये जाता है कहाँ, पहले वेन में देने के बाद ये हार्ट में जाता है। हार्ट में जाने के बाद ये हार्ट के बाद ब्रेन पे जाके काम करता है, रीचेज ब्रेन, ब्रेन के पास जाता है। अब देखिए, ब्रेन के पास जाने के बाद ये इंड्यूस करता है एनेस्थेसिया। और ये ब्रेन में मात्र 10 मिनट तक रुकता है। ये ब्रेन में ये जो मेडिसिन है इंट्रावेनसली हम दिए, तो 10 मिनट रुकता है ब्रेन में। 10 मिनट रुकने के बाद ये ब्रेन से निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? ब्रेन के बाद ये चला जाता है टिश्यूज में, मसल्स में, मांसपेशिया में जाकर ये जमा हो जाता है। टिश्यूज में, मसल्स में जाकर ये जमा हो जाता है। जैसे मसल्स में स्केलेटल मसल में जाता है, उसके बाद ये एडिपियोस टिश्यू में जाता है, वहां जाकर ये रहता है ब्रेन के बाद, और वहां पे 9 घंटे तक रहता है ड्रग्स। मतलब ब्रेन में इसका काम है, लेकिन ब्रेन में ये 10 ही मिनट तक रहता है। और ये जाकर कहाँ पे जाकर स्टोर होता है, टिश्यूज में, मसल्स में, और एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू में जाता है, और मसल्स में, स्केलेटल मसल्स के पास जाकर ये रहता है। तो इसी को एनेस्थेटिक कंडीशन में मात्र ये 10 मिनट रुक रहा है। तो 10 मिनट तक अगर हमको लॉन्ग टाइम एनेस्थेसिया देना है, तो इसको हम लोग, इसी मेडिसिन को हम लोग इंट्रावेनसली हायर डोज में देते हैं। तो हायर डोज इज रिक्वायर्ड। इस मेडिसिन को, इस ड्रग्स को हायर डोज में हम लोग देते हैं। अब देखिए, हायर डोज में इस ड्रग्स को दे रहे हैं। हायर डोज अगर दे रहे हैं, तो हायर डोज देने के कारण, इस ड्रग्स को हायर डोज में दे रहे हैं, हायर डोज के देने के कारण इस ड्रग्स का जो रिस्क होता है वो हाई रिस्क होता है। रिस्क भी ज्यादा है अगर हाई डोज में दे रहे हैं। और अगर हाई डोज में नहीं देंगे तो ये 10 मिनट तक सिर्फ ब्रेन में ही रहता है। क्यों रहता है ब्रेन में? क्योंकि हाई लिपोफिलिक होता है। लिपोफिलिक मतलब क्या होता है कि इसका जो मेम्ब्रेन से ये क्रॉस कर जाता है, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है। और हाई लिपोफिलिक रहने के कारण ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दूसरे बॉडी के पार्ट्स में। जैसे अभी बता रहे थे, टिश्यूज में चला जाता है, मसल्स में चला जाता है, वहां जाकर लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर रहता है। तो ये हाई लिपोफिलिक के कारण, तो हाई डोज में दे रहे हैं तो हाई रिस्क रहता है, रिस्क हाई रहेगा। और इसके साथ साथ यही एक ड्रग्स है, थायोप्टीन ही एक ड्रग्स है जो कि हम लोग यूज करते हैं। इज ओनली यूज्ड फॉर द एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया के लिए सिर्फ यही ड्रग्स है जो कि यूज होता है। तो इस तरह से ये हुआ। अब देखिए, ग्राफ हम लोग देखते हैं। अगर एक ग्राफ हम लोग ड्रॉ करें रीडिस्ट्रीब्यूशन थायोप्टीन ड्रग्स का, तो जैसे ये देखिए ग्राफ है, तो ऐसे ड्रग्स है। तो ये अगर ग्राफ है, तो इस एक तरफ जो होगा कंसंट्रेशन होगा ड्रग्स का, कितना कंसंट्रेशन में ड्रग्स का दे रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग्स। और अगर टाइम के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करें,
तो अगर कोई भी ड्रग्स को इंट्रावेनसली दे रहे हैं तो वो टाइम के साथ वो डिक्रीज कर जाता है। मतलब इंट्रावेनसली जो होता है, तो ये हो गया आईवी का ग्राफ, मतलब इंट्रावेनसली। और अब देखिए, अब इसमें देखेंगे हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग्स ब्रेन में कितना देरी तक रहता है, तो सबसे कम देरी तक ब्रेन में रहता है, तो इसका जो ये हो जाएगा, ये सबसे कम होगा। अब उसके बाद एक स्केलेटल मसल के पास ब्रेन के बाद सबसे ज्यादा देर तक रहता है, तो ये जो ग्राफ हो गया, ये हो गया किसके लिए, स्केलेटल मसल्स के लिए। उसके बाद किसके पास ज्यादा रहता है, एडिपोज टिश्यू के लिए, टिश्यू के पास। तो ये सबसे लॉन्गर ड्यूरेशन के पास रहता है, किसके पास, एडिपोज टिश्यू के लिए। तो ये जो ग्राफ हुआ फर्स्ट वाला, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ये किसके पास ज्यादा, कितने कम देर के लिए रहेगा, ब्रेन के पास। कंसंट्रेशन इसके पास रहेगा ज्यादा, लेकिन ये कम देर के बाद ही निकल के किसके पास चले जाता है, नेक्स्ट किसके पास जाता है, स्केलेटल मसल्स के पास सबसे ज्यादा फिर रहता है। और उसके बाद ये एडिपोज टिश्यू का हो गया। तो ये हुआ, तो ये ग्राफ है, किसका ग्राफ है, ग्राफ है आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन। किसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ड्रग्स का। और ड्रग्स का नाम क्या है, थायोप्टीन। चलिए इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एब्जॉर्प्शन टॉपिक। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।